हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में देखा था एनआई, उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रिजम्पशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिजम्पशंस क्या है। प्रिजम्पशंस आर द इन्फरेंसेस ड्रॉन बाय द कोर्ट बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। एक लॉजिक लगा के कुछ हमने फैक्ट से कुछ इन्फरेंसेस निकाल लिए, उन्हें हम प्रिजम्पशन कहते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि एक इंसान का मर्डर हो गया, ठीक है। अब किसी का मर्डर हो गया और एक दूसरा इंसान को भागते देखा लोगों ने विद अ गन इन हिज हैंड, तो मैं ये प्रिज्यूम करूंगी कि जिसके हाथ में गन थी उसने उसे मारा है। दैट इज द इन्फरेंस इज ड्रॉन बाय द लॉजिकल रीजनिंग। अब क्या है, प्रिजम्पशन है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट है, उसके होने से किसी दूसरे फैक्ट का पता लगता है। यहाँ उसके गन लेकर भागने से ये पता लगता है दैट ही मे बी द मर्डरर। अदर फैक्ट्स आर प्रूव्ड अंटिल डिस्प्रूव्ड। ये जो फैक्ट है इट इज प्रूव्ड जब तक और कोई फैक्ट आकर इसे खराब नहीं कर देता तब तक। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब प्रिजम्पशन तीन तरीके की हो सकती है। रिलेटेड टू लो मैं कहूंगी, सपोज आई टेक अ प्ली ऑफ एलिबाई, कि मैं कहती हूँ कि मैं अक्यूज्ड हूँ कि हाँ मैंने इस आदमी को मारा था, पर मैं प्रूव कर दूं कि जिस टाइम ये मरा था उस टाइम तो मैं कहीं बाहर थी, मैं घूमने गई हुई थी। तो प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, ये प्रिजम्पशन ऑफ लो है, लो ने ये बात कह दी। दूसरी बात होगी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, सेम चीज की वो गन लेके भागता दिखा। अब कोई लो तो नहीं कहता, बट फैक्ट से तो हमें, अगर हम अपने कॉमन सेंस लगाए, लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करें तो हम यही मानेंगे। और साथ में हो सकती है मिक्स, जिसमें लॉ और फैक्ट दोनों आ गए। अब इनका हम नेचर देखते हैं। सबसे पहले जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन है, दे आर ऑल द प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, दे आर गिवन बाय द लॉ। कॉमन लॉ भी ये बात कहता है, हेल्सबरी लॉ भी ये बात कहता है, और इंग्लैंड का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट भी यही बात कहता है। उसके बाद हम मानेंगे कि ये जो प्रिजम्पशन है, दे आर प्रिज्यूम्ड इन एवरी नेगोशिएबल एक्ट अनलेस रेबटेड, कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम ये चीजें प्रिज्यूम करेंगे जब तक रिबट नहीं किया जाता बाय द अदर फैक्ट्स। उसके बाद थर्ड चीज क्या है, प्रिजम्पशन से पहले, ठीक है, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होगा, पर प्रिजम्पशन से पहले एक चीज मस्ट है, एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और वो है एग्जीक्यूशन। दस, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ है तो सबसे पहले प्लेंटिफ पे है, वो प्रूव करेगा कि एग्जीक्यूशन है, उसके बाद ही प्रिजम्पशन अप्लाई होंगे। जब प्रिजम्पशंस उन पे अप्लाई हो गए तो डिफेंडेंट कह सकता है अगेंस्ट भी, प्लेंटिफ प्रूव कर सकता है, उसके बाद प्लेंटिफ और बीओपी हमेशा शिफ्ट होता रहेगा जैसे कि होता है। अब ये प्रिजम्पशंस कहाँ दी गई है, प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर गिवन अंडर सेक्शन 118, 119 एंड 139, प्राइमरली इन सेक्शन 118। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 118 में क्या कहा गया है। सबसे पहली हमारी प्रिजम्पशन है द प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन। प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन कहती है कि अगर मैंने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो मैं मानूंगी, एक मेरी प्रिजम्पशन है दैट इट वाज फॉर कंसिडरेशन, और वो जो कंसिडरेशन थी वो वैलिड थी, वो लॉफुल थी। इधर इट इज मेड, किसी ने बनाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी ने एक्सेप्ट किया है एक पर्पस के लिए फॉर कंसिडरेशन, नेगोशिएट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, एंडोर्स हुआ है, किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, और वो कंसिडरेशन वैलिड है। अब इसके फीचर्स, इसके इंसिडेंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। कोर्ट इंटर एलिया ये मान लेगा कि हाँ भाई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, तो कोर्ट सीधा मान लेगा कि प्रिजम्पशन है कि ये कंसिडरेशन के लिए था। उसके बाद क्वांटम इसमें स्पेसिफाई नहीं करना जरूरी। ऑल्दो सेक्शन 114 जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें भी कहा गया था कि ऐसी कोई प्रिजम्पशन थी, बट उस टाइम पे कोर्ट की डिस्क्रिशन थी, वहां पर दिया गया है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, बट यहाँ क्या है, कोर्ट इंटर एलिया ये मान लेगा। रेबट कैसे कर सकते हैं, दो इट कैन बी रेबटेड, पर वो रेबट किया जा सकता है अगर फ्रॉड हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया कंसिडरेशन में, तब। उसके बाद हम कहेंगे कि ये एक बहुत ही स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस है और बर्डन ऑफ प्रूफ को ये गाइड करता है। अब इससे रिलेटेड केस लॉज हम देखते हैं। सबसे पहले था मुकुंद भाई वर्सेस बंथिया ट्रेडिंग को। इसमें वाई बताया गया, वाई ऑफ कंसीडरिंग दिस एज एन प्रिजम्पशन। तो इसने कहा कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, अगर हम प्रिजम्पशन नहीं लेंगे तो नेगोशिएशन और ट्रांसफर जो है वो कभी फैसिलिटेट हो ही नहीं पाएगा, फिर तो हर एनआई आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो वैलिड ही नहीं है अगर हमने ये प्रिजम्पशन नहीं दी, और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मिलियंस ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे कोर्ट में।
उसके बाद केस लो है मेनन वर्सेस केरला। ये कहता है कि जो डिफेंडेंट है वो रेबट कर सकता है, उसके पास कंप्लीट राइट है टू रेबट दिस प्रिजम्पशन। सेकंड हमारी प्रिजम्पशन है अबाउट डेट। हम कब मानेंगे कि एक जो एनआई है वो इंस्टीट्यूट हुआ है, कब, जो डेट उस पे दी गई है उस दिन। मुल्ला इस्माइली के केस में कहा था कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि इंटरेस्ट हम एक सर्टेन डेट से कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसी डेट से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फिर फूलचंद वर्सेस लक्ष्मी नारायण में एक प्रोमिसरी नोट था और ये प्रिज्यूम किया गया कि एग्जीक्यूट किया गया था उसी डेट पे जो ये बियर करता है जो इसमें दी गई है। थर्ड प्रिजम्पशन है अबाउट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यार टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, सबसे पहली बात तो जिस दिन बनी है, इंस्टीट्यूशन से पहले तो हो नहीं सकती, इंस्टीट्यूशन के बाद ही होगी। इंस्टीट्यूशन के बाद या मैच्योरिटी से पहले कोई भी डेट हम टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, ओनली इफ नो डेट इज मेंशन। अगर डेट दी गई है तो वही मानेंगे, पर डेट नहीं दी गई तो इंस्टीट्यूशन के बाद मैच्योरिटी से पहले जो भी डेट है वो। टाइम ऑफ ट्रांसफर, टाइम ऑफ ट्रांसफर अगर डेट दे दी तो ठीक है, नहीं दी थी तो मैच्योरिटी से पहले। उसके बाद फिफ्थ प्रिजम्पशन है ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। अब ये मेरा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने सीरीज में लिखा है इसको गया इसको गया इसको गया, ठीक है। तो हम एंडोर्समेंट मानेंगे जिस ऑर्डर में है, अगर साइन भी कर रखे हैं तो जिसने लास्ट साइन कर रखे हैं उसको हम लास्ट एंडोर्समेंट मानेंगे, और हम मानेंगे कि इन ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट हो गई जिस सीरीज में लिखा गया है। सिक्स प्रिजम्पशन है अबाउट स्टैम्प। कोई भी एनआई है तो हम मानेंगे दैट इट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। मोहन लाल दयाल के केस में एक हुंडी थी जो गुम हो गई थी, तो हमने प्रिजम्पशन ली कि वो जो हुंडी थी वो स्टैम्प थी और हमने स्टैम्प को कैंसिल कर दिया। दो हुंडी अब एनआई के अंडर कवर नहीं की जाती है। उसके बाद हमारी सेवंथ प्रिजम्पशन है होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है कौन। तो सेक्शन 9 हमें कहता है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बियरर है तो पोजेसर ऑफ इट, और अगर टू ऑर्डर है तो एंडोर्सी और पेई ऑफ इट। कंसिडरेशन पे करता है और गुड फेथ में ले लेता है और उसके पास कोई भी रीजन टू बिलीव नहीं है कि जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो हम उसे मानेंगे दैट ही वाज होल्डर इन ड्यू कोर्स। या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लॉफुल कस्टडी से लिया गया है, लॉफुल ओनर की या कोई भी पर्सन की जो उसने ऑथराइज किया था उसकी, या फिर मेकर या एक्सेप्टर से, बाय व्हाट, बाय फ्रॉड, कोई ऑफेंस या अनलॉफुल कंसिडरेशन से, और तो होल्डर को प्रूव करना पड़ेगा दैट ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब क्या हुआ, ए है, ठीक है, ए ने दिया था बी को, अब सी ने क्या किया, बी के साइन फोर्ज कर लिए, ठीक है, सी के साइन फोर्ज करके डी को आगे दे दिया। डी को थोड़ी पता है इसका खुद का टाइटल डिफेक्टिव है, तो डी हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये प्रिजम्पशन कहती है कि जो डी है वो उसे खुद प्रूव करना पड़ेगा कि वो खुद होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो इसके बारे में केस था चोकालिंगम वर्सेस सुब्रमण्यम पिल्ले। तो इसमें कहा गया कि होल्डर हैज टू प्रूव, वही सेम बात उसमें रिपीट कर दी गई, ठीक है। तो इसको मैंने वैसे याद किया था ऐसे कि चोकालिंगम की समथिंग दैट चोक्ड हिम, कि ओफ वाओ ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये था चोकालिंगम वर्सेस सुब्रमण्यम पीले, कि वो चोक हो गया, उसे जहर पिला दिया गया, कि उसका तो वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स था, टाइटल ही डिफेक्टिव है। उसके बाद दीक्षित वर्सेस परीना पांडा, जब ये हो जाएगा अब उसको दीक्षा देनी पड़ेगी और वो भी पंडित के पास जाएगा, तो वो सब से मैंने इसको याद किया था। तो दीक्षित वर्सेस परीना पांडा में तीन चीजें कही गई है, कंसिडरेशन था, ट्रांसफर बिफोर मैच्योरिटी था और गुड फेथ में था, तो होल्डर एंड ड्यू इसको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन देखते हैं। ये प्रिजम्पशन देती है प्रोटेस्ट की। अब प्रोटेस्ट क्या चीज है, सेक्शन 99 और सेक्शन 100 हमारे डील करते हैं नोटिंग और प्रोटेस्ट से। कोई भी अगर मान लो डिसओनर होना है, मैंने बताना है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसओनर है या ये इनवैलिड है, तो उसको प्रूव करवाने से पहले मैं जाऊंगी नोटरी पब्लिक के पास। वो जो नोटरी पब्लिक है वो मुझे एक नोट देगा जिसे मैं नोटिंग कहूंगी, और वो जो नोटिंग है मैं उसको लेके एक सर्टिफिकेट लेके आऊंगी। वो जो सर्टिफिकेट है उसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट हो गया। अब इसकी प्रिजम्पशन क्या है, इसकी प्रिजम्पशन है कि अगर मान लो कोई डिसऑनर ऑफ बिल के लिए मैं सूट फाइल कर रही हूँ और मैंने प्रोटेस्ट दिखा दिया, मतलब कि सर्टिफिकेट दिखा दिया जो इस नोटरी पब्लिक ने दिया, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा डिसऑनर।
अब इसके इंसिडेंट्स क्या है, इस पे क्या क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट पे डेट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, नोटरी रजिस्टर का रेफरेंस होना चाहिए कि रजिस्टर में इस पेज पे यहाँ पे दी गई है, नोटरी के इनिशियल्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ये बात थी, और जितने नोटरी ने चार्जेस लिए वो होने चाहिए। उसके बाद हमारी लास्ट प्रिजम्पशन और सेक्शन 139 जो कि कहती है प्रिजम्पशन एज टू होल्डर। प्रिजम्पशन एज टू होल्डर क्या कहेंगे कि अगर कोई भी होल्डर ऑफ अ चेक है तो हम मानेंगे कि उसे फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लायबिलिटी वो चेक रिसीव हुआ है, ईदर होली और पार्टली। ठीक है, रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन में कहा गया था कि ये जो है ये रेबटेबल है। ठीक है, तो कोई भी होल्डर है, अगर मेरे पास कोई चेक है तो मैं मानूंगी कि फॉर डिस्चार्ज ऑफ कोई भी डेट या लाइबिलिटी थी जो कोई इंसान के पास थी और मैं क्रेडिटर थी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने मुझे चेक दिया है, ईदर होली और पार्टली। तो ये थी हमारी आज की प्रिजम्पशंस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।